हेलो क्लास 11 स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 11th हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर राइटिंग एंड सिटी लाइफ इन वन शॉट। ठीक है, आई नो प्रीवियस 2 महीने से कोई वीडियो लेक्चर्स नहीं आए क्लास 11th के लिए, बट अब मैं कंसिस्टेंटली वीडियोस लाने की कोशिश करूँगी। ठीक है, और आपका सिलेबस हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस का कंप्लीट करवा दूँगी। और किसी और सब्जेक्ट की भी वीडियोज़ चाहिए तो यू कैन कमेंट मी डाउन। और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर दो, और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक गिवन है तो उसे ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको नोट्स और अपडेट्स मिलती रहेंगी। सो इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं मेसोपोटामिया के राइटिंग और सिटी लाइफ के बारे में। अब मेसोपोटामिया क्या है पहले वो समझते हैं। तो मेसोपोटामिया 2 ग्रीक वर्ड से मिलके बना है, मेसोस और पोटामोस से। मेसोस का मतलब होता है मिडिल और पोटामोस का मतलब होता है रिवर। तो मेसोपोटामिया एक टेरिटरी है, एक ऐसी जगह है जो कि 2 नदियाँ यूफ्रेट्स और टिग्रिस इन दोनों के बीच में प्रेजेंट है। ठीक है, और आज के टाइम पे ये इराक का पार्ट है, इराक की कंट्री है, उसके अंदर ये जगह प्रेजेंट है आज के टाइम पे। तो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, तो बहुत टाइम पहले यहाँ पर एक सिविलाइजेशन थी जिसके राइटिंग और सिटी लाइफ को और भी दूसरे फैक्टर्स को हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। अब मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में कुछ तो ऐसा होगा जिसकी वजह से हम इसे पढ़ रहे हैं, तो वो जान लेते हैं। तो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन उसकी वेल्थ, सिटी लाइफ, एक्सटेंसिव और रिच लिटरेचर, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, इन सारी चीज़ों के लिए फेमस है, जानी जाती है, और इसीलिए हम इसे पढ़ रहे हैं। तो मेसोपोटामिया जो थी ना, वो बहुत ज़्यादा रिच सिविलाइजेशन थी। वहाँ का मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी में बहुत कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, वो बहुत रिच लोग थे, उनका लिटरेचर भी बहुत अच्छा था। अब हम बात करने वाले हैं BCE, AD, CE, इनको समझते हैं। पहले देखो टाइमलाइन देख लेते हैं। तो ये एक पर्टिकुलर पॉइंट है जिसके ऊपर जीसस क्रिस्ट का जन्म हुआ है, इसे हम 0 मान लेते हैं। तो इससे पहले वाले टाइम को हम BCE बोलते हैं। तो अगर मैं कह रही हूँ 2000 BCE, इसका क्या मतलब है? यानी कि क्रिस्ट के जन्म के 2000 साल पहले। ठीक है, और अगर मैं इस 0 के बाद कोई बोलती हूँ तो उसे हम बोलेंगे AD या फिर CE, यानी कि एनो डोमिनी या फिर क्रिस्ट एरा या कॉमन एरा भी बोलते हैं इसे। तो अगर मैं कहूँगी 2000 CE, यानी कि क्रिस्ट के जन्म के 2000 साल बाद, सिंपल। अब हम बात कर रहे हैं 2000 BCE की, यानी कि जब क्रिस्ट के जन्म से 2000 साल पहले की बात कर रहे हैं। तो वहाँ पर राइटिंग सिस्टम और लिटरेचर स्प्रेड हो गया था ईस्टर्न मेडिटेरेनियन, नॉर्दर्न सीरिया और टर्की वाले रीजन में। राइटिंग सिस्टम मेसोपोटामिया का फैल गया था। जो किंगडम्स थे उस एरिया में वो इसी स्क्रिप्ट का और लैंग्वेज का इस्तेमाल किया करते थे लिखने के लिए। इवन जो इजिप्ट के फ़िराओ है, फ़िराओ मतलब किंग, वो भी मेसोपोटामियन लैंग्वेज और स्क्रिप्ट का इस्तेमाल किया करते थे लिखने के लिए। नाउ अर्बनाइज्ड सेंटर, अर्बनाइज्ड सेंटर्स का क्या मतलब होता है? सिटीज़ बेसिकली। सुमेर और अक्कड़ ये वो एरिया है जो कि अर्बनाइज था। ठीक है, और बेबीलोन एक बहुत इंपॉर्टेंट सिटी बन के उभरी थी 2000 BCE के बाद। बेबीलोनिया टर्म का इस्तेमाल किया जाता था सर्दर्न रीजन को बताने के लिए। जो मेसोपोटामिया का सर्दर्न रीजन था ना, उसको जब हम बताते थे, डिस्क्राइब करते थे, तो हम बेबीलोनिया टर्म का यूज़ किया करते थे, क्योंकि वहाँ पर ही ये बेबीलोन जो है, ये सिटी डेवलप हुई थी। बाद में लगभग 1100 BCE में असीरिया लोगों ने अपना किंगडम बनाया नॉर्थ वाले रीजन में, ऊपर वाले में, यहाँ पर। अब वो कौन सी लैंग्वेज इस्तेमाल करते थे? तो सुमेरियन जो लैंग्वेज थी वो सबसे पहली वहाँ पर बोले जाने वाली लैंग्वेज थी। बाद में कुछ टाइम बाद 2400 BCE के आसपास अकेडियन लैंग्वेज ने उस लैंग्वेज को रिप्लेस कर दिया, उसकी जगह ले ली। और ये लैंग्वेज लगभग अलेक्जेंडर के टाइम तक फ्लॉरिश हुई, फली फूली वहाँ पर। हाँ, थोड़े थोड़े वेरिएशंस ज़रूर आ गए थे। जैसे कि हमारी पूरी कंट्री के अंदर बहुत सारी लैंग्वेज बोली जाती हैं। मान लो हमारी कंट्री के अंदर हिंदी भी बोली जाती है, तो हिंदी को ही थोड़ा मोल्ड कर दिया गया है, रीजनल वेरिएशंस आ गई हैं कुछ रीजन के अंदर। फॉर एग्जाम्पल हरियाणा के अंदर बोली तो हिंदी ही जाती है, लेकिन उसके अंदर थोड़ी सी चेंजेस ला दिए गए। ठीक
ठीक है। तो वैसे ही बोली तो अकेडियन ही जाती थी, लेकिन उसके अंदर कुछ वेरिएशंस आ गई थी। अब धीरे धीरे एक और लैंग्वेज आई जो कि थी अरेमिक। लगभग 1400 BC के आसपास ये लैंग्वेज जो है आ गई थी, और 1000 BCE में ये लैंग्वेज जो है वो वाइडली स्पोकन हो गई थी। मतलब ज़्यादातर लोग इसी को इस्तेमाल किया करते थे, और ये लैंग्वेज आज की टाइम की हिब्रू लैंग्वेज के सिमिलर है, और ये हिब्रू लैंग्वेज आज भी इराक के कुछ पार्ट्स में बोली जाती है। अब द सिग्निफिकेंस ऑफ उरूक एंड मारी। सिग्निफिकेंस का मतलब होता है इंपॉर्टेंस। तो उरूक और मारी की क्या इंपॉर्टेंस थी? तो उरूक और मारी बेसिकली दो शहर थे मेसोपोटामिया के। तो मेसोपोटामिया में आर्कियोलॉजी जो थी वो 1840s में शुरू हो गई थी उरूक और मारी वाले रीजन में, ठीक है। वहाँ पर हमें स्टैचूज, बिल्डिंग, ऑर्नामेंट्स तो मिले ही हैं, साथ ही साथ बहुत ज़्यादा रिटन डॉक्यूमेंट्स भी मिले हैं, जिससे हम मेसोपोटामिया की हिस्ट्री को स्टडी कर पाए हैं। हाउ डिड द जियोग्राफी ऑफ मेसोपोटामिया इन्फ्लुएंस वेरियस प्रैक्टिसेस? अब मेसोपोटामिया जैसे लोकेटेड है उसकी वजह से बहुत सारी प्रैक्टिसेस के ऊपर इफेक्ट आता है, इन्फ्लुएंस आता है। देखो, मेसोपोटामिया के अंदर बहुत ज़्यादा डाइवर्स इकोसिस्टम्स हैं। वहाँ पर पहाड़ भी हैं, प्लेन एरिया भी है, स्टेपीज़ भी हैं, बहुत सारी नदियाँ भी हैं। तो उनकी वजह से बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो पाती हैं वहाँ पर, और उनके ऊपर, उन दूसरी एक्टिविटीज़ के ऊपर क्या असर होता है उसकी जियोग्राफी का, वो भी हम देख लेते हैं। लगभग 7000 से 6000 BC के आसपास वहाँ पर एग्रीकल्चर शुरू हो गया था, ठीक है। अब हमें पता है जो मेसोपोटामिया है ये बहुत अलग अलग इकोसिस्टम से मिलकर बना है। तो इसकी एक बार ज्योग्राफी को डिस्कस करते हैं। ये है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट में लगभग इस वाले रीजन में क्या था, वहाँ पर प्लेन एरिया था, ग्रीन प्लेन एरिया था, और थोड़ी सी दूरी पर कुछ माउंटेन रेंजेस भी थी जिनके ऊपर बहुत सारे पेड़ ग्रो थे, पेड़ से कवर्ड थी वो माउंटेन्स, ठीक है। और माउंटेन्स के ऊपर से क्लियर स्ट्रीम्स बहती थी, मतलब बहुत साफ पानी बहता था, और जंगली फूल होते थे, और इस एरिया में बहुत सफिशिएंट रेनफॉल भी होती थी जिससे क्रॉप्स उगाई जा सकती थी। एनिमल हर्डिंग। अब हमने नॉर्थ ईस्ट की बात कर ली, अब नॉर्थ वाले रीजन की बात करते हैं। तो यहाँ पर स्टेपीज थे, मतलब बहुत लंबे लंबे दूर तक फैले हुए घास के मैदान थे। यहाँ पर शीप्स, गॉड्स, ये सारी ग्रासेस के ऊपर फीड करती थी, लो शर्ब्स कंज्यूम करती थी, ठीक है, ये शीप्स, गॉड्स, ये एनिमल्स। और विंटर रेन के बाद वहाँ पर बहुत सारी घास, शर्ब्स उग जाते थे, तो ये एनिमल्स इन्हीं के ऊपर फीड करते थे। तो इस वाले रीजन में स्टेपीज थे, एनिमल्स फीडिंग बहुत ज़्यादा प्रेफर की जाती थी। इसी वजह से यहाँ पर लोग एनिमल हर्डिंग क्या करते थे, एनिमल हर्डिंग को बेटर सोर्स ऑफ लाइवलीहुड माना जाता था एज़ कम्पेयर टू एग्रीकल्चर इन दिस रीजन, नॉर्थ वाले रीजन में, ठीक है। और नॉर्थ ईस्ट में यहाँ पर थोड़ी बहुत एग्रीकल्चर भी हो जाती थी। अब रिवर सिस्टम की हम बात करते हैं। तो हमने देखा दो नदियाँ थी इसकी मेसोपोटामिया की बाउंड्री पे, जो थी टिग्रिस और यूफ्रेट्स। तो टिग्रिस नदी की बात करते हैं सबसे पहले। टिग्रिस की ट्रिब्यूटरीज जो थी वो ईरान की ईस्टर्न माउंटेन तक एक सोर्स थी कम्युनिकेशन का, ठीक है। अब ये जो नदियाँ थी ये जाके डेजर्ट में एंड होती थी, साउथ में, यहाँ पे साउथ में डेजर्ट था, तो यहाँ पर जाके ये एंड होती थी। और माना जाता है कि सबसे पहले जो लैंग्वेज है, रिटन लैंग्वेज, सिटीज़, वो यहीं पर सबसे पहले डेवलप हुई थी। The Euphrates and Tigris rivers which originate in the northern mountains and carry silt। अब जो यूफ्रेट्स और टिग्रिस नदी है वो नॉर्थ के माउंटेन से ओरिजिनेट होती हैं और वो साउथ की तरफ जाती हैं, और वो अपने साथ सिल्ट कैरी करके लेके जाती हैं, ठीक है। सिल्ट का क्या मतलब होता है, फाइन मड, बहुत अच्छी मिट्टी होती है, वो कैरी ले करके जाती हैं ये नदियाँ, और साउथ में डेजर्ट वाले रीजन में डिपॉजिट कर देती हैं। जब पानी ज़्यादा बहता है तो वो अपने साथ सिल्ट को बहा ले जाती हैं और डेजर्ट में डिपॉजिट कर देती हैं। इससे क्या होता है, ये फर्टाइल सिल्ट होता है, इससे वो एरिया जो है वो बहुत फर्टाइल हो जाता है, और इसके अंदर प्रोडक्टिविटी होती है, वहाँ पर एग्रीकल्चर पॉसिबल हो जाता है डेजर्ट एरिया में भी। एक बार जब यूफ्रेट्स एंटर हो जाती है डेजर्ट में तो वो छोटे छोटे चैनल्स में बट जाती है। तो देखो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे यूफ्रेट्स कितने सारे चैनल्स के अंदर बटी हुई है। तो यूफ्रेट्स चैनल्स में बट जाती थी तो वो एक कैनाल का काम करती थी, वहाँ पर डेजर्ट में फर्टाइल लैंड बन गया था सिल्ट के डिपॉजिट की मदद से, है ना। अब उसके लिए खेती के लिए इरिगेशन भी चाहिए, इरिगेशन के लिए वो इन चैनल्स का इस्तेमाल किया करते थे, ठीक है। वीट, बार्ले, पी, लेंटिल्स, ये सारी चीज़ें वो उगाया करते थे। अब हम आते हैं दूसरी चीज़ों के ऊपर। हमें पता है वहाँ पर एडिक्वेट रेनफॉल नहीं होती थी क्रॉप कल्टीवेशन के लिए सदर्न रीजन में, लेकिन सदर्न मेसोपोटामिया का एग्रीकल्चर सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव था। क्यों? उन चैनल्स की मदद से। अब वहाँ पर मीट, मिल्क, वूल, ये सारी भी चीज़ें एबेंडेंस में होती थी स्टेपी वाले रीजन में, क्योंकि वहाँ पे स्टेपी थे, घास के ऊपर सारे एनिमल्स फीड करते थे। तो नॉर्थ ईस्टर्न प्लेन्स और माउंटेन्स में ये सारी चीज़ें एबेंडेंस में होती थी, बहुत ज़्यादा मात्रा में होती थी। साथ ही साथ उन्हें रिवर से फिश, मछलियाँ मिल जाती थी,
डेट पाम फ्रूट्स मिल जाते थे गर्मियों में कंज्यूम करने के लिए। ये थे उनके डाइटरी प्रैक्टिसेस, मतलब वो क्या क्या खाते थे। अब हम देखने वाले हैं कि कौन से मेटल्स मेसोपोटामियंस यूज़ किया करते थे। जो फर्स्ट सिटीज़ थी मेसोपोटामिया में वो लगभग 3000 BC के अराउंड एस्टेब्लिश हो गई थी, ठीक है। अब उस टाइम को हम ब्रॉन्ज एज कहते हैं। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा वहाँ पर ब्रॉन्ज का इस्तेमाल होता था उस टाइम पीरियड में, तो उसे ब्रॉन्ज एज कहते हैं। अब ब्रॉन्ज का इस्तेमाल हो रहा है तो ब्रॉन्ज को बहुत ग्रेट डिस्टेंसेस पे ट्रांसपोर्ट भी करना होता था। तो देखो, कारपेंट्री के लिए, बीड्स को ड्रिल करने के लिए, स्टोन सील्स को कार्व करने के लिए, शेल्स काटने के लिए और एक्सेट्रा एक्टिविटीज़ के लिए मेटल टूल्स की ज़रूरत होती थी। तो मेसोपोटामियन वेपन्स जो थे वो ब्रॉन्ज से भी बनते थे, ठीक है। अब हमने समझ लिया कौन से मेटल का इस्तेमाल करते थे, ब्रॉन्ज का, क्योंकि उस टाइम पे ब्रॉन्ज एज चल रही थी। अब हम देखेंगे अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन का क्या मतलब होता है, सिटीज़ का डेवलपमेंट। तो जब इकोनॉमिक एक्सपेंशन होता है तो सिटीज़ क्रिएट होती हैं। अब सिटीज़ और टाउन सिंपली ऐसी जगह नहीं होती जहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन होती है। जब एक इकोनॉमी, जब एक एरिया हर एक तरीके से डेवलप होता है, एग्रीकल्चर में, प्रोडक्शन में, ट्रेड के अंदर, ट्रांसपोर्टेशन के अंदर, जब सिटीज़ डेवलप होती हैं। लोग सिटीज़ में क्यों आते हैं, टाउन्स में क्यों आते हैं रहने के लिए? क्योंकि वहाँ पर उन्हें ज़्यादा एडवांटेजेस मिलते हैं। हम आज के टाइम से कंपेयर करते हैं, लोग सिटीज़ में रहना, टाउन्स में रहना क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा फैसिलिटीज़ होती हैं। सिमिलरली उस टाइम पे भी सिटीज़ और टाउन्स में रहना ज़्यादा एडवांटेजियस था लोगों के लिए। अब फूड प्रोडक्शन के अलावा अर्बन इकोनॉमीज़ के अंदर ट्रेड, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज, ये चीज़ें भी होती है। कॉमर्स का मतलब यही है, ट्रेड वगैरह, ठीक है। अब जो सिटी के इनहैबिटेंट है वो सेल्फ सफिशिएंट नहीं होते, यानी कि अपने ऊपर निर्भर नहीं होते, वो और भी बहुत सारे लोगों के ऊपर, बहुत सारी सर्विसेज के ऊपर, प्रोडक्ट्स के ऊपर निर्भर होते हैं। फॉर एग्जांपल, क्या सिटी के लोग खुद ही फूड प्रोडक्शन करते हैं? नहीं, वो गांव के लोगों के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। और ऐसे ही फ्यूल, मेटल, वेरियस स्टोन्स, वुड एक्सेट्रा, जब किसी मैन्युफैक्चरर को ये चीज़ें चाहिए तो वो कहीं और से इसे ट्रांसपोर्ट करवाएगा अपने पास, ठीक है। सिटी में मैन्युफैक्चरिंग हो रही है तो उसके पास सारी चीज़ें थोड़ी होंगी, वो कहीं और से ट्रांसपोर्ट करवाएगा। एज अ रिजल्ट ऑर्गेनाइज कॉमर्स एंड स्टोरेज वर रिक्वायर्ड। इसीलिए कॉमर्स यानी कि ट्रेड, ऑर्गेनाइज ट्रेड और स्टोरेज की ज़रूरत पड़ी। धीरे धीरे ग्रेन और दूसरे फूड आइटम्स को ट्रांसपोर्ट किया जाने लगा गाँव से सिटी में। फूड सप्लाईज जो हैं उन्हें स्टोर करने की और डिस्ट्रीब्यूट करने की ज़रूरत बढ़ी, ठीक है। एक ऐसे सिस्टम में कुछ इंडिविजुअल्स कमांड करते हैं और कुछ एडहेयर करते हैं, यानी कि फॉलो करते हैं उन कमांड्स को। अर्बन इकोनॉमीज फ्रीक्वेंटली रिक्वायर मेंटेनेंस ऑफ रिटन रिकॉर्ड्स। अब इतना सारा काम हो रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है, इंपोर्ट हो रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है, भाई अब कहाँ से कितना सामान आया है, धीरे धीरे इन सारी चीज़ों को लिखने की ज़रूरत पड़ी। मेंटेन करना पड़ता था रिकॉर्ड, और रिकॉर्ड मेंटेनेंस के लिए रिटर्न रिकॉर्ड्स बनाने की ज़रूरत पड़ी, लिखना पड़ा अब उन्हें, ठीक है। अब धीरे धीरे अब राइटिंग का डेवलपमेंट शुरू हो गया था। अब कैसे गुड्स को सिटीज़ में मूव करवाया जाता था वो हम देखते हैं। तो रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा लिमिटेड थे मेसोपोटामिया में, जैसे कि मिनरल रिसोर्सेज बहुत कम थे मेसोपोटामिया में। टूल्स बनाने के लिए स्टोन्स, सील्स बनाने के लिए स्टोन्स, ज्वेलरी बनाने के लिए मेटल्स वगैरह, ये सारी चीज़ें बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट थे साउथ वाले मेसोपोटामियन रीजन में। नॉर्थ में भी इतने नहीं थे, कोई मेटल अवेलेबल नहीं था, टूल्स, वेसन्स, ऑर्नामेंट्स, ये सारी चीज़ें बनाने के लिए, ठीक है। इराकी डेट पाम भी इतना बढ़िया नहीं था, इसके अंदर इतनी बढ़िया लकड़ी नहीं थी कि वो कार्ट व्हील्स, बोट्स, ये सारी चीज़ें बनाई जा सके। तो इन चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करवाना पड़ता था, इंपोर्ट करवाना पड़ता था। अब वो ट्रेड करते थे इस चीज़ के लिए, ठीक है। जो पहले का मेसोपोटामियन रीजन था वो वुड, कॉपर, टिन, सिल्वर, गोल्ड, शेल, वेरियस स्टोन्स, ये टर्की और ईरान और दूसरे रीजन से इंपोर्ट करवाता था। और मिनरल्स अबाउंड इन दीज एरियाज बट एग्रीकल्चर रैंड इट्स कार। अब इन एरियाज के अंदर मिनरल्स बहुत ज़्यादा थे, एग्रीकल्चर नहीं था। सो रेगुलर एक्सचेंजेस वर फैसिलिटेटेड बाय सोशल ऑर्गेनाइजेशन। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होती थी, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस, वो ये एक्सचेंजेस करती थी, ठीक है, विच फैसिलिटेट द प्रोविजन ऑफ फॉरेन एक्सपेडिशन। अब देखो, ये सोशल ऑर्गेनाइजेशन एक्सचेंज करती थी, कोई चीज़ कहाँ पर कितनी अच्छी मिल रही है, तो उसके लिए फॉरेन एक्सपेडिशंस होते थे कि मतलब जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन थी उसमें से कुछ लोग जाते थे दूसरी जगह पे और देखते थे कि वहाँ पर क्या चीज़ें अच्छी मिल रही है ताकि अगली बार वहीं से वो इंपोर्ट करवाएं, ठीक है। अब ट्रांसपोर्टेशन की भी एफिशिएंसी चाहिए। अब अर्बन डेवलपमेंट करनी है, शहर बनाने हैं, तो ट्रांसपोर्टेशन भी बढ़िया होना चाहिए। The city employment will collapse if grain और charcoal transportation via bullock carts takes an excessive amount of time। अगर कोई चीज़ सामान टाइम पे नहीं पहुंचता है तो भाई अर्बन इकोनॉमी, सिटी जो है वो तो एकदम ख़त्म हो जाएगी। कुछ सामान टाइम पे पहुंच ही नहीं रहा है तो कोई मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं हो पाएगी।
अगर वो बुलक कार्ट के मदद से ट्रांसपोर्टेशन करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। साथ ही साथ वो जो एनिमल्स बुलक कार्ट्स के साथ अटैच्ड है वो बुल्स वगैरह, उनको फीड भी करवाना पड़ेगा, है ना, तो उनके लिए वो एक्सपेंसिव भी साबित होगा, बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो वो इस्तेमाल करते थे रिवर का। तो वो रिवर करंट की मदद से आराम से इन चीज़ों को ट्रांसपोर्ट कर दिया करते थे। ये कॉस्ट इफेक्टिव भी था, ना कोई इसमें पैसे लगते थे, ठीक है। तो एनिमल्स को भी वो कई बार बोट के थ्रू ट्रांसपोर्ट करते थे। गुड्स को ट्रांसपोर्ट करते थे वो लार्ज सेटलमेंट्स में, और कई बार छोटे छोटे सेटलमेंट्स में भी वो कैनाल्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट करते थे। मतलब बड़ी बड़ी नदियों के थ्रू भी ट्रांसपोर्ट होता था, ट्रेड होता था। साथ ही साथ छोटे इलाकों में पहुंचाने के लिए चैनल्स का भी वो इस्तेमाल किया करते थे, छोटे छोटे चैनल्स का। अब धीरे धीरे इतनी सारी एक्टिविटी बढ़ती चली गई, तो अब इन्हें रिकॉर्ड बनाना शुरू करा। अब राइटिंग चाहिए रिकॉर्ड बनाने के लिए, तो धीरे धीरे राइटिंग का भी डेवलपमेंट हुआ। अराउंड 3200 BCE फर्स्ट मेसोपोटामियन टैबलेट्स वर रिटन विद पिक्टोरियल साइंस एंड नंबर। लगभग 3200 BC में सबसे पहला मेसोपोटामियन टैबलेट जो है वो लिखा गया था, और उस टैबलेट के ऊपर कुछ साइंस और नंबर्स होते थे, ठीक है। तो आपको ये इमेज दिख रही होगी साइड में, ये मेसोपोटामियन टैबलेट है, इसके ऊपर कुछ साइंस और नंबर्स बने होते थे, ठीक है। मेसोपोटामियंस जो थे वो इन क्ले टैबलेट्स के ऊपर लिखा करते थे, ड्रॉ किया करते थे। एन आर्टिस्ट पैटेड वेट क्ले। अब ये कैसे बनता था ये टैबलेट, वो हम देखते हैं। एक आर्टिस्ट गीली मिट्टी को, गीली क्ले को एक शेप देती थी, ठीक है, जो कि हाथ में पकड़ी जा सके, और रफ एजेस वाले टूल्स के साथ उसके ऊपर लिखा करते थे। बाय प्रेसिंग वेज शेप्ड मार्क्स ऑन टू द मॉइस्टन सर्फेस। मतलब वेज शेप्ड टूल की मदद से, वेज शेप्ड मतलब ये नुकीले नुकीले ऐसे अक्षर लिखा करते थे वो, ठीक है। रीड कट ऑब्लिकली, और रीड कट एक वो था, एक प्लांट, उसको नुकीला बना के उससे भी लिखा करते थे। द सन वुड हार्डन द क्ले। अब सूरज में सुखा देते थे, वो हार्ड हो जाता था, उससे क्या होता था, ये टैबलेट्स जो है ड्यूरेबल हो जाते थे, यानी कि सालों साल वो ऐसे के ऐसे रहते थे सूखने के बाद। बिकॉज साइंस कुड नॉट बी प्रेस्ड ऑन टू अ टैबलेट वंस इट हैड ड्राइड। एक बार सूखने के बाद उसके ऊपर साइंस दोबारा से तो लगा नहीं सकते, इसीलिए हर एक ट्रांजैक्शन के लिए एक नया टैबलेट बनाना पड़ता था, ठीक है। सुमेरियन स्क्रिप्ट। अब सुमेरियन स्क्रिप्ट देखते हैं। द अल्फाबेट हैड इवॉल्व इनटू क्यूनिफॉर्म बाय 2600 BCE। द लैंग्वेज हैड बिकम सुमेरियन। जब सुमेरियन लैंग्वेज थी तो क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट का यूज़ करते थे। स्क्रिप्ट का मतलब हमें पता है ना कि अक्षर कैसे होते थे, वो क्यूनिफॉर्म अक्षर होते थे, वो नुकीले शेप, उसको क्यूनिफॉर्म बोला जाता था, ठीक है। 2600 BC में क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट थी उनकी, सुमेरियन लैंग्वेज की। मोर देन जस्ट कीपिंग रिकॉर्ड्स, रिकॉर्ड कीप करने के अलावा भी राइटिंग को वो यूज़ क्या करते थे, डिक्शनरीज बनाने में, लैंड ट्रांसफ़र लिखने में, किंग के डीड्स को लिखने में कि भाई किंग्स ने क्या क्या अच्छा अच्छा किया, वो सारी चीज़ लिखने में, कस्टमरी लॉज लिखने के लिए, लैंड के क्या क्या लॉज हैं या फिर जो भी है, ये सारी चीज़ें लिखने के लिए भी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता था। सुमेरियन लैंग्वेज धीरे धीरे अकेडियन लैंग्वेज ने रिप्लेस कर दी, ठीक है। अर्लीस्ट नॉन मेसोपोटामियन लैंग्वेज कौन सी थी, सुमेरियन, उसके बाद आई अकेडियन लैंग्वेज 2400 BC के बाद। ओवर 2000 ईयर्स अकेडियन क्यूनिफॉर्म राइटिंग वर यूज अंटिल द फर्स्ट सेंचुरी CE। लगभग फर्स्ट सेंचुरी CE तक अकेडियन लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता था और उसकी स्क्रिप्ट भी क्यूनिफॉर्म ही थी। अब द सिस्टम ऑफ राइटिंग, अब हम इनके राइटिंग सिस्टम को देखेंगे। अब देखो ये आपको नुकीले शेप दिख रही है ना, ये था टैबलेट बेसिकली। अब ये जो इनकी नुकीली शेप है ना, इसे हम क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट बोलते हैं, ठीक है। ये लैंग्वेज दूसरी है लेकिन स्क्रिप्ट इसकी क्यूनिफॉर्म है। अब जो क्यूनिफॉर्म साइंस थे ना, ये एक सिंगल कॉन्सोनेंट या सिंगल वोवल को रिप्रेजेंट नहीं करते थे, जैसे A B C या फिर कोई वोवल, इनको रिप्रेजेंट नहीं करते थे ये, ठीक है। ये पूरे सिलेबल्स को रिप्रेजेंट करते थे, जैसे कि पुट, ला, इन सारी चीज़ों को। एज अ रिजल्ट मेसोपोटामियन स्क्राइब हैड टू लर्न। इसी वजह से जो मेसोपोटामियन स्क्राइब होते थे, यानी कि जो वो टैबलेट्स के ऊपर लिखा करते थे, उन्हें लगभग 100 साइंस याद करने पड़ते थे, ठीक है, ताकि वो इस क्ले टैबलेट के ऊपर लिख सके और उसे सुखा सके। तो जो राइटिंग थी वो एक स्किल्ड क्राफ्ट थी, ठीक है, बट इट वॉज ऑल्सो एन इनॉर्मस इंटेलेक्चुअल अचीवमेंट कन्वेइंग द सिस्टम ऑफ साउंड्स ऑफ अ पर्टिकुलर लैंग्वेज इन विजुअल फॉर्म। और लैंग्वेज उन्होंने एक डेवलप कर रखी थी, अब उन्होंने राइटिंग भी डेवलप करी, तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट माना जाता है। अब उन्होंने एक लैंग्वेज को विजुअल फॉर्म में कन्वर्ट करा, तो ये एक बहुत बड़ी बात थी। तो अब हम जानते हैं उनके लिटरेसी के बारे में कि वो कितने पढ़े लिखे थे। कुछ ही मेसोपोटामियंस रीड और राइट करना जानते थे, लिटरेसी रेट बहुत कम था, ठीक है। इतने सारे साइंस थे याद करने के लिए, बहुत मुश्किल साइंस थे, तो बहुत कम ही लोगों को पढ़ना लिखना आता था। अगर एक किंग को पढ़ना लिखना आता था तो वो उसकी इंस्क्रिप्शन में लिखवाया जाता था, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात थी कि उसे लिखना आता है, ठीक है।
अब हम देखेंगे कि राइटिंग का किस किस चीज़ों में यूज़ होता था। तो उससे पहले हम जान लेते हैं एक सुमेरियन एपिक के बारे में, यानी कि एक सुमेर की एक स्टोरी है जो पोएम के फॉर्म में लिखी गई है। ये एक एनमार्कर नाम के राजा के बारे में है जो कि उरूख के राजा थे, ठीक है। अब इस पोएम के ज़रिए हिस्टोरियंस ने सिटी लाइफ, ट्रेड और राइटिंग के बीच के लिंक को समझने की कोशिश करी है। उरूक एक बहुत बेहतरीन, बहुत एक्सीलेंट सिटी मानी जाती है और इस एपिक में हम देखेंगे कि एनमार्कर एक ऐसे राजा थे जो सुमेर के पहले ट्रेड का कारण बने थे, ठीक है। वाई वॉज लैपिस लजूली रिक्वायर्ड। अब उन्होंने किस चीज़ का ट्रेड करवाया था, इसको बोला जाता है लैपिस लजूली। ये बहुत प्रीशियस स्टोन था और हैवी, वी कैन से। एनमार्कर रिक्वायर्ड लैपिस लजूली। अब एनमार्कर को चाहिए था लैपिस लजूली, ठीक है, एक जेम स्टोन, एक बहुत प्रीशियस मेटल फॉर द डेकोरेशन ऑफ सिटी टेम्पल। उससे ये जेम स्टोन भी चाहिए था और साथ ही साथ उसे कुछ और मेटल्स भी चाहिए थे एक सिटी टेम्पल को ब्यूटिफाई करने के लिए, डेकोरेट करने के लिए, ठीक है। अब उन्होंने एक मैसेंजर को भेजा कि जाओ तुम अराटा जाओ, अराटा के चीफ से जाके इसकी डिमांड करो, ठीक है। अराटा बहुत दूर था। अब मैसेंजर गया, weary of mouth as he jumbled up all the messages। अब वो जाता जाता गया, अब वहाँ पर जाके वो भूल गया, वो जम्बल अप हो गया, मिक्स अप हो गया बिल्कुल कि क्या मैसेज था। फिर एनमार्कर ने क्या करा, एक क्ले टैबलेट के ऊपर लिखा कि उसे क्या बोलना है जाके। एज देयर वॉज नो एविडेंस ऑफ राइटिंग डाउन द मैसेजेस। उस टाइम पे क्या था, कोई राइटिंग नहीं था, राइटिंग सिस्टम नहीं था अराटा के अंदर। तो अराटा के जो राजा थे ना, उसको देख के, उस क्ले टैबलेट को देख के बहुत अमेज हो गए, बहुत शॉक्ड हो गए, ठीक है। इट कैन बी इन्फर्ड दैट किंगशिप वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेनाइजिंग ट्रेड एंड राइटिंग इन मेसोपोटामिया। तो हम कह सकते हैं इस एपिक से कि जो किंग्स थे, जो राजा थे, वो रिस्पॉन्सिबल थे इस ऑर्गेनाइज्ड ट्रेड और राइटिंग के मेसोपोटामिया में। तो इससे हमें क्या पता चला है कि मेसोपोटामिया में ट्रेड और राइटिंग का कारण कौन थे, ये राजा लोग, ठीक है। द राइटिंग वॉज ऑल्सो रिगार्डेड एज अ साइन ऑफ मेसोपोटामियन अर्बन कल्चर सुपीरियरिटी। अब मेसोपोटामिया बहुत रिच था, सुपीरियर था, इसका हमें इस राइटिंग से भी पता चलता है क्योंकि और लोगों को राइटिंग नहीं आती थी उस टाइम पे, और सिविलाइजेशंस को। अर्बनाइजेशन इन सदर्न मेसोपोटामिया। सदर्न मेसोपोटामिया यानी कि डेजर्ट वाले एरिया में कैसे अर्बनाइजेशन हुई वो हम देखेंगे। मेसोपोटामिया कैसे डेवलप हुआ, तो सबसे पहले हम टेम्पल्स और किंग्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब सदर्न मेसोपोटामिया में डेवलपमेंट शुरू हो गई थी 5000 BC के अराउंड, ठीक है। सबसे पहले सिटीज़ वहीं पर आई थी, ठीक है। देयर वर ऑफ वेरियस काइंड, अलग अलग तरीके से सिटीज़ बनी थी। कुछ सिटीज़ जो कि टेम्पल्स के आसपास बनी थी, कुछ सिटीज़ जो ट्रेड के सेंटर के रूप में बनी थी, और कुछ इंपीरियल सिटीज़ जहाँ पर राजा महाराजा रहा करते थे। अर्ली सेटलर्स began to build and rebuild temples as selected spot in their villages। जो पहले के सेटलर्स होते थे, जो लोग होते थे, वो किन्हीं किन्हीं जगह पे, किसी सेटलमेंट की कहीं कहीं जगह पे विलेजेस बनाते थे, उन्हें तोड़ते थे, कहीं और बनाते थे, मतलब टेम्पल्स की कंस्ट्रक्शन चलती रहती थी। जो सबसे पहला टेम्पल है वो एक छोटी सी श्राइन होती थी। टेम्पल्स कैसे होते थे, एक छोटी सी श्राइन होती थी, अनबेक्ड, कच्ची ईंटों की, ठीक है। अब हम देखने वाले हैं टेम्पल्स, ठीक है। जो टेम्पल्स थे वो बहुत सारे गॉड्स का घर माना जाता था उन्हें, ठीक है, जैसे कि मून गॉड ऑफ उर, इनाना द गॉडेस ऑफ लव एंड वॉर, ठीक है। अब ये जो टेम्पल्स थे ये ईंटों से बनते थे, कच्ची ईंटों से, और धीरे धीरे टाइम के साथ साथ इनका साइज़ बढ़ता चला गया। इनके अंदर बहुत सारे कमरे बनने लगे, कोर्टयार्ड, बगीचा बनने लगा, ठीक है। अब ये जो टेम्पल्स थे ये भगवान का घर होते थे और दूसरी बिल्डिंग्स के मुकाबले थोड़े से अलग होते थे। कैसे, अब जो टेम्पल की वॉल थी ना वो रेगुलर इंटरवल पे इन और आउट होती थी, ठीक है, अंदर बाहर ऐसे होती थी, जबकि दूसरी ऑर्डिनरी बिल्डिंग्स में ऐसी वॉल्स नहीं होती थी, ठीक है। पीपल ब्रॉट ग्रेन, कर्ड, फिश फॉर द गॉड। अब लोग ग्रेन, कर्ड, फिश, ये सारी चीज़ चढ़ावे के रूप में चढ़ाते थे वहाँ पर, और धीरे धीरे ये वर्शिप का सेंटर बना और धीरे धीरे यहाँ पर एक्टिविटीज़ भी होने लगी। अब वो मानते थे कि गॉड जो एक थ्योरेटिकल ओनर है, यानी कि गॉड उनके सारी चीज़ों के ओनर हैं। उनके पास जो भी एग्रीकल्चर फील्ड है, फिशरीज़ हैं, हर्ट्स हैं, उन सब के मालिक कौन है, भगवान। ऐसा मेसोपोटामियन लोग माना करते थे। अब धीरे धीरे क्या हुआ, चढ़ावा आने लगा। अब धीरे धीरे यहाँ पर और एक्टिविटीज़ भी होने लगी। उन्होंने वहाँ पर प्रोसेसिंग का काम भी शुरू कर दिया, जैसे कि उन्होंने तेल बनाना शुरू कर दिया, गेहूँ पीसना शुरू कर दिया, स्पिनिंग, क्लोथ की वीविंग, ये सारी चीज़ें भी उन्होंने वहाँ पर शुरू कर दी टेम्पल्स में, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर एक्टिविटीज़ बढ़ने लगी। कैसे, चढ़ावा बढ़ने लगा, सामान आया, उन्होंने एक्टिविटीज़ करनी शुरू कर दी। द ओवरसीड ऑफ प्रोडक्शन एट अ हायर लेवल, द एम्प्लॉयर ऑफ मर्चेंट्स एंड द कीपर ऑफ रिटन रिकॉर्ड्स ऑफ ग्रेन डिस्ट्रीब्यूशंस एंड अलॉटमेंट्स। अब क्या होने लगा, धीरे धीरे जो उस टेम्पल का जो मेन हेड है वो
जो है रिकॉर्ड बनाने लगा कि किसने कितना ग्रेन दिया है, और फिर धीरे धीरे जो भी चढ़ावा आता था उन्हें वो डिस्ट्रीब्यूट भी कर देते थे, ठीक है। मतलब जिसने टेम्पल को बनवा रहे हैं, जैसे कि वो तो स्लेव्स बना रहे हैं, उनको कुछ ना कुछ देना तो होगा, तो वो ये सारी चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया करते थे। टेम्पल एक्टिविटीज़ ग्रू ओवर टाइम, धीरे धीरे टेम्पल में एक्टिविटीज़ बढ़ती चली गई और टेम्पल बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया किसी भी सिटी का। हाउएवर देयर वाज अनदर फैक्टर एट प्ले, हाँ और भी चीज़ें थी जिसकी वजह से सिटीज़ डेवलप हुई। अब हम पढ़ने वाले हैं फ्लड्स के बारे में, ठीक है। एग्रीकल्चर वॉज ऑल्सो सब्जेक्ट टू हजार्ड्स, अब एग्रीकल्चर में बहुत सारे खतरे भी थे, ठीक है। जैसे कि चैनल्स जो है वो ख़राब हो गए, मतलब कि पहले पानी आ रहा था, ये चैनल था, यहाँ से पानी खेतों में आ पा रहा था, ठीक है, लेकिन उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई, ठीक है। यूफ्रेट्स ने अपना डायरेक्शन चेंज कर लिया, या फिर ज़्यादा पानी आ गया, इससे जो है फसलें ख़राब हो जाती थी, या तो सूखा पड़ जाता था खेतों में, या फिर बहुत ज़्यादा पानी आ गया, या फिर नदी ने अपना रास्ता ही बदल लिया, ठीक है। पूरे मेसोपोटामियन हिस्ट्री में जो है ऐसे धीरे धीरे लोगों ने अपने आप को शिफ्ट किया, मतलब कि हमने देखा कि मेसोपोटामियन लोग जो है अपने आप को शिफ्ट करते रहते थे, कभी इधर तो कभी उधर। दोज हु लिव्ड अपस्ट्रीम ऑफ अ चैनल, जो ऊपर रहते थे, जैसे कि मान लो ये नदी आ रही है यूफ्रेट्स, जो ऊपर रहते थे वो क्या करते थे, वो उस पानी को डाइवर्ट कर लेते अपनी फील्ड की तरफ, और नीचे वाले के पास पानी नहीं आता था, उनके खेतों में सूखा पड़ जाता था। ऑल्टरनेटिवली दे में निगलेक्ट टू, और कई बार ऐसा भी होता था कि बहुत ज़्यादा सिल्ट आ रहा है तो वो साफ़ ही नहीं करते थे, तो पानी ऊपर ही रह जाता था, ठीक है। अब हम देखेंगे कॉन्फ्लिक्ट्स एट कंट्री साइड, यानी कि बहुत ज़्यादा झगड़े होते थे लोगों के बीच में मेसोपोटामियंस में, लैंड और वाटर के ऊपर होते थे बेसिकली झगड़े, ठीक है, कॉमन था ये सब कुछ। अब कई बार बहुत लड़ाइयाँ होती थी, जो जीत जाते थे वो क्या करते थे, वो जो हार गए ना उनके रिसोर्सेज ले लेते थे और उन लोगों को अपना सर्वेंट भी बना लेते थे, ठीक है, उनको अपना स्लेव्स बना लेते थे वीकेंड से। जो जीत जाते थे वो धीरे धीरे उन रिसोर्सेज को टेम्पल्स बनाने के लिए यूज़ किया करते थे, या फिर टेम्पल्स को ब्यूटीफाई करने के लिए यूज़ किया करते थे। वो लोगों को भेजते थे कि जाओ तुम इन लोकेशंस पे जाओ और वहाँ से प्रीशियस मेटल्स, प्रीशियस स्टोन्स लेके आओ ताकि हम टेम्पल्स को ब्यूटीफाई कर सकें, ठीक है। ऐसे वो फॉरेन एक्सपीडिशंस पे लोगों को भेजा भी करते थे। अब उरूक एक सिटी थी, वो कैसे ग्रो हुई वो हम देखने वाले हैं। लगभग 3000 BC के आसपास उरूक जो थी टू एन एनॉर्मस साइज, वो लगभग 250 हेक्टेयर की हो गई थी, यानी कि मोहनजोदारो जो थी हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर एक सिटी, उससे लगभग 2 गुना बड़ी हो गई थी। हमें सबूत मिले हैं कि इसके अंदर लोगों ने अबैंडन करके दूसरी जगह शिफ्ट होना शुरू कर दिया था, यानी कि उरूक सिटी है, एविडेंसेस मिले हैं कि लोग यहाँ से छोड़ के कहीं और शिफ्ट हो गए रहने के लिए, बहुत बड़ी पॉपुलेशन में शिफ्ट देखने को मिला है। अब उरूक पहली एक ऐसी सिटी थी जिसने अपने आसपास डिफेंसिव वॉल बनाई थी, ठीक है, अपने बचाव के लिए एक वॉल कंस्ट्रक्ट करवाई थी अपने आसपास। अब ये जो साइट थी ये लगभग 4200 BC से लेके 400 CE तक ऑक्यूपाइड थी, यानी कि सिटी इस टाइम पीरियड तक बसी हुई थी। लगभग 2800 BC में ये और बड़ी हो गई, लगभग 400 हेक्टेयर्स की हो गई थी, ठीक है। लोगों को फोर्स किया जाता था कि तुम टेम्पल्स बनाओ या फिर तुम राजा के लिए काम करो उरूक में। अब एग्रीकल्चरल टैक्स जो है वो कंपलसरी था लोगों को देना, लोगों को फोर्स किया जाता था काम करने के लिए, और बदले में उन्हें राशन भी दिया जाता था। हंड्रेड्स ऑफ राशन लिस्ट हैव बीन फाउंड, बहुत सारी राशन की लिस्ट मिली है, जैसे कि ग्रेन, क्लॉथ, ऑयल कैसे कैसे बांटा गया है, इन सब की लिस्ट मिली है। 5 years and 10 hours पर डे 1500 men built the temples। अगर 1500 आदमी हर रोज कंस्ट्रक्ट करे 10 घंटा काम करके, तो उन्हें 5 साल लग जाते थे एक टेम्पल बनाने के लिए। अराउंड 3000 BC रूलर्स ऑफ उरूक कमांडेड पीपल टू फेच स्टोन्स। 3000 BC के आसपास उरूक के जो राजा थे वो लोगों को जो है कमांड करते थे कि जाओ तुम वहाँ से स्टोन्स लेके आओ, मेटल ओर्स लेके आओ, ब्रिक्स लेके आओ, ताकि हम टेम्पल्स बना सकें, ठीक है। कि तुम बहुत दूर दूर वाली जगहों पे भेजते थे वहाँ से मटेरियल मंगवाने के लिए, जैसे कि हमने देखा एनमार्कर ने भेजा था, उरूक के किंग थे वो भी। अब ब्रॉन्ज को इस्तेमाल किया जाता था बहुत सारे क्राफ्ट्स में। बिकॉज लार्ज होल रूफ्स कुड नॉट बी सपोर्टेड बाय वुड्स, आर्किटेक्ट्स लर्न टू बिल्ड ब्रिक कॉलम्स। अब इतनी बड़ी बड़ी छतों को बनाने के लिए, रूफ्स को सपोर्ट देने के लिए लकड़ी का इस्तेमाल तो किया नहीं जा सकता था, तो आर्किटेक्ट्स जो थे उन्होंने ईंटों के कॉलम्स बनाने सीख लिए थे। हंड्रेड्स ऑफ पीपल वर्क टू बेक एंड पेंट क्ले कॉन्स, और बहुत सारे लोग जो है वो क्ले कॉन्स को बनाने में और पेंट करने में काम करते थे, ठीक है। पुश्ड इनटू टेम्पल वॉल्स टू क्रिएट अ वंडरफुल मोज़ैक, एक बहुत सुंदर सा आकृति बनाने के लिए वो उन क्ले कॉन्स का इस्तेमाल किया करते थे। उनका स्कल्पचर भी बहुत सुंदर होता था, वो क्ले का नहीं होता था लेकिन वो इंपोर्टेड स्टोन का होता था, जो वो स्टोन बाहर से मंगवाते थे उससे वो स्कल्पचर्स बनाते थे। देन देयर वाज द पोटर्स व्हील, अब पोटर्स व्हील भी उन्होंने डेवलप किया था। पोटर व्हील क्या होता है, जिसके ऊपर पोट्री बनाई जाती है। अ टेक्नोलॉजिकल लैंडमार्क सुटेबल फॉर सिटी इकोनॉमी, सिटी की इकोनॉमी के लिए उन्होंने इसका भी डेवलपमेंट किया था। द व्हील कैन प्रोड्यूस डजन्स ऑफ आइडेंटिकल पोर्ट एट वंस, और उसकी मदद से वो बहुत सारे पोर्ट्स बना पाते थे एक ही टाइम पे।
अब जो मेसोपोटामियन लोग थे उन्हें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर माना जाता है राइटिंग के फील्ड में। देखो उन्होंने राइटिंग की थी, टैबलेट्स पे लिखा करते थे, तो उससे हमें पता चला है उनकी मैथमेटिक्स के बारे में, एस्ट्रोनॉमी के बारे में, टाइम के सिस्टम के बारे में, जो कि हमने इनहेरिट करी है कहीं ना कहीं उनसे। ये उनकी लीगेसी है, हमारे लिए उनका कॉन्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, अब मेसोपोटामिया का बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन माना जाता है वर्ल्ड की तरफ उनकी टाइम कीपिंग और मैथमेटिक्स को। ठीक है, अब हमें टैबलेट्स मिले हैं मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन टेबल्स के, स्क्वायर रूट टेबल्स के, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट के लगभग, जो कि 1800 BCE में लिखे गए थे। अब ये क्वेश्चन दिया गया है, इसे सॉल्व करो। ठीक है, तो आंसर आएगा इतना, और उन्होंने आंसर इतना निकाला था। तो हम देख पा रहे हैं बस कितना कम डिफरेंस है। यहाँ तक तो 1, ये यहाँ तक देखो बेसिकली 2 1 तक तो सेम ही है, लास्ट का 3 डिजिट ही तो अलग है। कितना स्लाइटेस्ट डिफरेंस है उस टाइम पे। ठीक है, अब ये मेसोपोटामियंस की लीगेसी थी। अब हमें टैबलेट्स मिले जिससे हमें पता चला है कि उस टाइम के स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए दी जाती थी कि तुम पानी की वॉल्यूम निकाल लो, इस एरिया में जो है पानी की वॉल्यूम निकाल लो, अगर हम एक फिंगर डिप करेंगे तो इसकी कितनी वॉल्यूम होगी, एसेट्रा एसेट्रा। तो ऐसे क्वेश्चंस दिए जाते हैं। जो हमने क्वेश्चन सॉल्व करे हैं वो उस टाइम पे उन बच्चों ने भी सॉल्व किए थे। ठीक है, मेसोपोटामियंस ने सब कुछ जो है इन्वेंट करा था जो कि आज हम यूज़ कर रहे हैं। बहुत कुछ इन्वेंट करा था जो हम आज यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि साल को हमने 12 महीने में बांटा है। ठीक है, मून का रेवोल्यूशन अराउंड द अर्थ, इसके ऊपर हमने बांटा है ना 12 महीनों को। ये सब कुछ हमने उन्हीं से इनहेरिट करा है। मंथ को 4 हफ्ते में बांटा है, एक दिन को 24 घंटों में बांटा है, एक घंटे को 60 मिनट में बांटा है। ये सब कुछ उन्होंने ही बांटा था और वो हम आज यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, हम देख पा रहे हैं कितना बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है। ऐसे ही नहीं पढ़ाया जा रहा हमें ये मेसोपोटामिया। ठीक है, दीज टाइम डिविजन्स वर अडॉप्टेड बाय अलेक्जेंडर सक्सेसर। अब ये जो टाइम का डिवीजन है ये अलेक्जेंडर के सक्सेसर्स ने अडॉप्ट करा, और धीरे धीरे ये रोमन वर्ल्ड के पास आया, और धीरे धीरे इस्लामिक वर्ल्ड ने इसे अडॉप्ट करा, और धीरे धीरे यूरोप में भी आ गया और हमारे पास भी आ गया। ठीक है, द ईयर, मंथ एंड डे ऑफ ईच सोलर एंड लूनर एक्लिप्स वर रिकॉर्डेड। हर एक साल में, महीने में, दिन में किस टाइम पे सोलर एक्लिप्स हो रहा है, लूनर एक्लिप्स हो रहा है, तो वो रिकॉर्ड किया जाता था उनके टैबलेट्स के ऊपर। स्टार की पोजीशन क्या है, नाइट स्काई में क्या कॉन्स्टिलेशन, यानी कि कॉन्स्टिलेशन की पैटर्न, स्टार्स कौन से पैटर्न बना रहे हैं, ये सब कुछ भी वो ऑब्जर्व किया करते थे। ठीक है, सो आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू, पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अभी तक नहीं करा है। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपनी सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।